जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्रोग्राम में। अभी तक हम लोग भारतीय संविधान को कवर कर रहे थे और भारतीय संविधान का आज अंतिम क्लास है। यानी अब तक हम लोगों ने लगभग 15-17 लेक्चर में भारतीय संविधान को कंप्लीट कर लिया है। आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। आइए आज इस अंतिम प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, तो मूल रूप से आप देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा संविधान के प्रमुख संशोधन, यानी भारतीय संविधान के अंदर जितने संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वैसे संशोधन की बात की जाए तो हुए तो बहुत सारे संशोधन हैं, लेकिन उन सभी संशोधनों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट संशोधन है उन्हीं की बात यहां पर होगी। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में अब तक संशोधन हुए कितने हैं, तो याद रखिएगा 128 बार संशोधन जो है भारतीय संविधान में अब तक हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संशोधन होने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि यह लागू हो गया हो। ठीक है, संशोधन होने का मतलब है कि भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है सो संशोधन को पेश किया गया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में संशोधन हो गया, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की सहमति के बाद भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद आर्टिकल में किए गए बदलावों को हम लोग संशोधन कहते हैं। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संशोधन होने के बावजूद भी विचाराधीन रहते हैं, यानी उन्हें लागू नहीं किया गया होता है। तो जिन्हें लागू नहीं किया गया होता है उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो लागू हुए हैं उन्हीं की चर्चा जो है सो आज होगी यहां पर। इसमें से मैंने बोला कि 128 में से 106 संशोधन ऐसे हैं जिनको पारित भी किया जा चुका है, यानी जिनको लागू भी किया जा चुका है। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, यानी संशोधन संविधान में करना है तो कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। सबसे पहला साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि किसी भी सदन में अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें बहुमत होनी चाहिए, इसका मतलब साधारण बहुमत हो गया। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि किसी भी सदन के अंदर जितने सदस्य टोटल होते हैं उन टोटल सदस्यों का 2/3 कम से कम होना चाहिए, यह विशेष बहुमत हो गया। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहयोग, यानी कोई ऐसा संशोधन हो जिसके दौरान राज्यों के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ना हो। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उसके निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन करना हो गया, या फिर किसी राज्य की सीमा को बदलना हो गया, तो उस स्थिति में राज्यों का सहयोग भी अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जिन संशोधन से राज्य प्रभावित होने वाले हो उनके ऊपर जो है राज्यों का सहयोग अनिवार्य होता है, तो उस स्थिति में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहयोग से किए गए संशोधन को ही मान्य माना जाता है। क्लियर है? यानी 3 प्रकार से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ये जो भी डेटा लिखा गया है सब आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा, आपका जो है बेहतर नोट्स बन जाएगा। अब हम बात करें संशोधनों की, तो सबसे पहला संशोधन जो था वह 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में, 1951 में हुआ था। और इसी के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और क्या किया गया? भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। देखिए, 9वीं अनुसूची को क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि अनुसूची हमारे पास मूल रूप से कितना था? अनुसूची हमारे पास मूल रूप से 8 ही था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या किया गया? भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। अब यह भूमि अधिग्रहण बिल क्या है? तो कोई भी सरकार सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति के जमीन को ले सकती थी। इसी को बोला गया भूमि अधिग्रहण बिल। जैसे मान लीजिए कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको सड़क चाहिए, हमको स्टेशन चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सभी को हवा में तो लटकाएंगे नहीं, इन सभी के लिए जो है सो जमीन चाहिए। तो उसी जमीन को जो है ऑक्युपाई सरकार कर सकती थी और यह न्यायालय में वाद नहीं था, यानी कि न्यायालय में इसको आप चुनौती नहीं दे सकते थे। हालांकि बाद में फिर इसको बदला गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहला संशोधन जो है वह 1951 में हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और भूमि अधिग्रहण बिल को पास किया गया। क्लियर है? हम बात करें 7वें संशोधन की, तो 7वां संशोधन जो है यह 1956 में हुआ और इस दौर में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के अपने खुद को आग लगा लिया था। या शायद 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के कारण सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात जो है स्वीकारी और यह संशोधन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य जो है बनाए गए। ठीक है,
यानी 1956 में हमारे पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य थे। वर्तमान की बात की जाए तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्लियर है? कैसे बढ़े आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य की अगर बात कर दी जाए कि पूछ ले कि कौन था, कौन कौन राज्य उस समय था, तो कैसे पता चलेगा? आइए, यहां जो लिखा गया है ये केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है। ये जो 6 केंद्र शासित राज्य थे उसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो 6 राज्य थे ये आपको कैसे राज्य थे? तो ये राज्य भैया आपके जो है केंद्र शासित राज्य थे। जबकि 14 जो अन्य राज्य थे उसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बंबई, मद्रास, मैसूर, पंजाब और आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, यानी ये 14 राज्य और ये आपको 6 केंद्र शासित राज्य आपको बनाए गए कब? तो 7वें संशोधन के दौरान, 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में। क्लियर है आपको? अगला संशोधन जो था वह 10वां संशोधन, 7वां के बाद 8वां 9वां भी हुआ था लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 10वां संशोधन 1961 में हुआ था और इसके तहत किया क्या गया? इसके तहत दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। यानी दादर और नगर हवेली एक और केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघ में शामिल हुआ। इसका मतलब हुआ कि अब जो 6 बना था वह अब 7 हो गया ना, धीरे धीरे अपना बढ़ने लगा। 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में हुआ था और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 7 2 9 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो गोवा, दमन, दीव और को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता कब मिला? तो 12वें संशोधन द्वारा 1962 में। दमन, दीव, दादर और नगर हवेली को मान्यता कब मिला? तो 1961 में 10वें संशोधन के दौरान। ठीक है, याद रखेंगे आप। 13वां संशोधन जो है यह आपको 1962 में हुआ था, जिसके तहत नागालैंड का गठन जो है अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा के साथ किया गया। आज के समय में भी आप देखते होंगे नागालैंड जो है एक विशेष राज्य, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है और वहां पे आपको जो है सबसे पहला, भारत के जो राज्य हैं, भारत में भी 11 के आसपास जो है विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। आप सुनते भी होंगे, कभी कभी नीतीश कुमार जी को जब मिर्गी आता है तो हल्ला करते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हालांकि विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर हम कभी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि विशेष राज्य का दर्जा जो है सो किन राज्यों को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। हम बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जा के लिए बिल्कुल इलिजिबल है लेकिन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं अब बात कर रहा हूं क्या? मैं बात कर रहा हूं कि 1962 में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा के साथ एक नया स्टेट के रूप में, नया जो है सो राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 14वां संशोधन जो है यह 1962 में हुआ था, जिसके तहत पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। यानी पुद्दुचेरी, वर्तमान में इसमें 4 जिले हैं, पुद्दुचेरी, माहे, कराईकल और यमन। ठीक है, ये चारों जिला मिलाकर के एक नया राज्य आपको बनाया गया, पुद्दुचेरी। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुद्दुचेरी संघ शासित प्रदेश को विधानमंडल तथा मंत्री परिषद प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, पीछे जो आप देखे थे केंद्र शासित राज्य, अब इनको केंद्र शासित राज्य की श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुद्दुचेरी को। हालांकि इसमें दमन, दीव, पुद्दुचेरी अभी केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत ही रहेंगे। इनको जो है किया क्या गया? तो विधानमंडल, यानी कि यहां पर जो है चुनाव वगैरह होगा, विधानमंडल होंगे तथा मंत्री परिषद यानी यहां लोकसभा की भी व्यवस्था कर दी गई। आज भी आप देखते होंगे केंद्र शासित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ये तो केंद्र शासित राज्य रहे नहीं, लेकिन आपका पुद्दुचेरी केंद्र शासित राज्य है। दमन दीव भी नहीं रहा, दमन दीव रहा। पुद्दुचेरी जो है, इस पुद्दुचेरी से आपको जो है लोकसभा में एक सदस्य चुन करके आते हैं, यहाँ विधानसभा भी है। ठीक है, तो इसी की चर्चा यहां पर की गई कि 14वां संशोधन के द्वारा 1962 में ये सारी सुविधाएं जो है इन चारों राज्यों को प्रदान किया गया। क्या क्या? तो विधानमंडल, विधानमंडल यहाँ पे विधानसभा ही कर लीजिएगा, और आपका त्रिपुरा। ठीक है, अगला है आपका 19वां संशोधन 1966 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ? तो चुनाव न्यायाधिकरण की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार दिया गया।
अब आप कहिएगा ये क्या है सर, चुनाव न्यायाधिकरण की प्रणाली। तो एक्चुअली होता यह था कि जो चुनाव आयोग था, उस चुनाव आयोग को यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी चुनाव प्रक्रिया में इलीगल कार्य किया जाए तो उस पर कार्रवाई कर सके। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, उसको हटा दिया गया। चुनाव आयोग को केवल चुनाव कराने का अधिकार दिया गया। अगर कोई मामला होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, उसकी सुनवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी। जैसे आप सुनते भी होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो उसी बात की यहां पे चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग जो था उसकी न्यायाधिकरण की प्रणाली जो है वो समाप्त हो गई। अब न्याय करने का काम कौन करेगा, अब करेगा उच्च न्यायालय। यहां पे प्रावधान किया गया 1966 में 19वें संशोधन के दौरान। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पीछे पढ़ लीजिएगा। 8वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची दोनों को मैंने साथ में पढ़ा है, उसका हेडिंग ही 8वीं 7वीं अनुसूची है, आप जाके पढ़ लेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी और इसमें एक भाषा 21वें संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया, जिसको हम लोग सिंधी कहते हैं। यानी कि अब भाषाओं की संख्या जो हो गई वह कितनी हो गई, 15 हो गई, सिंधी के जुड़ते ही। अगर मैं कहूं कि भैया सिंधी भाषा जो है किस राज्य में बोला जाता है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि सिंधी किस राज्य की भाषा है जिसको भारतीय संविधान में मान्यता दिया गया। अगला है 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। यानी अब जो संविधान में संशोधन होगा, पहले केवल लोकसभा और राज्यसभा संविधान में संशोधन कर देती थी, लेकिन अब लोकसभा राज्यसभा के संशोधन के पश्चात अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे, राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, तभी वो संशोधन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। यही बात आपको बोला जा रहा है कि 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में आपको संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की अनुमति को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 25वां संशोधन 1971 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिए कि सर गलती लिखा दी 24वां 1971 तो 72, दोनों 71 में ही हुआ था। ठीक है, एक साल में कई एक संशोधन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25वां संशोधन 1971 में हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। याद रखिएगा, यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। यहां पर यह केवल बताया जा रहा है कि इस पर अंकुश लगाया गया, यानी कि मौलिक अधिकार तो होगा लेकिन कानून के दायरे में रहकर मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है, यहां पे अभी हटाया नहीं गया है, हटाया जाएगा बाद में। चलिए अगला संशोधन आपका क्या है, 26वां संशोधन। क्या कहता है, ये भी 1971 में हुआ था और इसके तहत रियासतों के पूर्ण शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो देसी रियासत थे उनको जो प्रिवी पर्स दिया गया था, यानी कि उनको जो कुछ कानूनी अधिकार दिए गए थे, या फिर उनके द्वारा जो शासन सत्ता पे अपनी बागडोर को संभाले रखने का जो अधिकार था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई व्यक्ति राजा वगैरह नहीं रहा, यानी राजा का कार्य, रियासतों का कार्य प्रणाली जो है वो बिल्कुल समाप्त करके भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कर दिया गया। 31वां संशोधन 1972 में हुआ था और इसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या जो थी वह 225 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। कितना कर दिया गया, 225 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया 31वें संशोधन के द्वारा 1972 में। क्लियर है या कोई डाउट, क्लियर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अभी जो है सो इसकी संख्या इससे ज्यादा है। कितना है कमेंट करके बताइए। अगला है 35वां संशोधन अधिनियम 1974। यह जो है इसके तहत क्या हुआ, सिक्किम राज्य जो है उसको हम लोगों ने संरक्षण दे रखा था। यानी सिक्किम जो है एक स्वतंत्र राज्य था, उसको हमने संरक्षण दे रखा था कि भैया अगर आपके ऊपर कोई हमला होगा तो हम सहयोग करेंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि 35वें संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम का जो संरक्षण था उसको समाप्त कर दिया जा रहा है और उसके बाद जो है सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। यानी कि सिक्किम जो है वह भारत का राज्य नहीं होगा, लेकिन भारत का सहयोगी राज्य होगा। भारत भी उसकी मदद करेगा, वह भी भारत की मदद करेगा। ठीक है, एक दूसरे की मदद से दोनों स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि जब इस तरह का व्यवस्था लाया गया तो भारत के बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि जस्ट अगले ही साल 36वां संशोधन हुआ 1975 में और इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
याद रखिएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अगर भारत सिक्किम को सहयोगी राज्य कब बनाया गया, तो 1974 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया, 1975 में। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया, तो 35वें संशोधन। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, तो 36वें संशोधन। क्लियर है। अगला है 42वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अगर संशोधन किए गए, सबसे ज्यादा नियमों में बदलाव किए गए, तो इसी संशोधन के द्वारा किए गए। नतीजा यह हुआ कि इसे जो है मिनी संविधान यानी कि छोटा मोटा संविधान भी हम लोग कह सकते हैं। यानी जितने संशोधन किए गए उसके द्वारा एक छोटा मोटा संविधान बन सकता है, कहने का मतलब यह है। 42वां संशोधन कब हुआ, 1976 में जो है यह संशोधन होता है और यह सबसे व्यापक संशोधन था। इसमें क्या किया गया, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सबसे पहली बात, इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ध्यान रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मौलिक कर्तव्य का पूरा एक वीडियो ही बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। इसमें और क्या किया गया, शिक्षा, जंगल, वजन और माप, न्याय प्रशासन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, इनको जो है राज्य सूची से हटाया गया और कहां डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। आज आप देखते होंगे शिक्षा, जंगल, ये सब किस सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। और इसको कब किया गया समवर्ती सूची में, तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में किया गया समवर्ती सूची में। क्लियर है। इसी के साथ और भी कुछ बदलाव हुए। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता और पथ निरपेक्षता शब्द जो है जोड़ा गया। शुरुआत के दौर में हमारा जो संविधान है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग संपूर्ण लोकतांत्रिक करके लिखा हुआ था, लेकिन उसको चेंज किया गया। क्या किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द जो है उसमें जोड़ा गया। फिर बाद में उसी में नीचे अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द भी क्या किए गए, जोड़े गए। यानी सीधा समझिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए। और हमारा संविधान में संशोधन अगर पूछ दिया जाए कि अब तक कितने बार हुआ है, तो याद रखिएगा मात्र 1 बार हुआ है। और क्या क्या जोड़े गए हैं, तो यही तीनों शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर है। पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया, याद रखिएगा। लेकिन आप जो है पंथ निरपेक्षता को ही धर्म निरपेक्षता के कोरम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या हुआ, कोरम व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कोरम व्यवस्था का मतलब क्या है, कोरम व्यवस्था का मतलब होता है कि 1/10। 1/10 क्या, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा 550 सीटें हैं। ध्यान रखेंगे 552 नहीं, क्योंकि 2 जो आंग्ल इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी 550 सीटें जो हैं वह वर्तमान में लोकसभा में हैं। और इसका 1/10 का मतलब हुआ कि 55। यानी अगर किसी भी प्रकार के संविधान में संशोधन करना होगा तो उस दौरान क्या होगा, तो उस दौरान संशोधन करने के दौरान लोकसभा या राज्यसभा में जो उपस्थित सीटों की संख्या होगी वह कम से कम 1/10, यानी कि लोकसभा में कम से कम 55 लोग उपस्थित होंगे, 55 लोग सहमति देंगे, तभी जाकर के कोई संशोधन माना जाएगा। यह व्यवस्था था जिसको समाप्त कर दिया गया। कब, तो आपको जो है 1976 में। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता था उसको बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। तो ये सारे जो बदलाव हैं वो आपने देखा कहां पर, वो आपने देखा आपको 42वें संवैधानिक संशोधन में वो सारे बदलाव किए गए। लेकिन फिर से एक संशोधन हुआ 44वां संशोधन और 1978 में। ध्यान रखिएगा 42वां संशोधन जो है वह कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन जो 44वां संशोधन है 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और उस सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं, जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने आपको जो है एक संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद जो बहुत सारी गड़बड़ियां की गई थी कहां पर, 76वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में उसको खत्म किया गया। कैसे, तो कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया, जिसको कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया था उसको पुनः जनता दल की सरकार ने लागू किया। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको पुनः घटाकर 5 वर्ष किया गया। वर्तमान टाइम में आप देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये जब 6 वर्ष हुआ था तो 5 वर्ष कब हुआ, 1978 में हुआ 44वें संशोधन द्वारा। क्लियर है।
इसके अलावा इसी में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब हटा दिया गया। आपने देखा था 25वें संशोधन में क्या किया गया था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको जो है उस पर थोड़ा नियंत्रण किया गया, लेकिन यहां पर क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसको कैसा अधिकार बना दिया गया भैया, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था और इसके तहत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर है? 52वां संशोधन 1985। इससे पहले आपने देखा था कि 9 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हो गई थी, यहां पर एक और जोड़ दिया गया, यानी कि अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, इसके तहत आपको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया दल बदल पर। 61वां संशोधन 1989 में हुआ था और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब जो मतदान की आयु है उसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। अच्छा, आइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विवाह की आयु है, वह विवाह की आयु क्या है, विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। आपने सुना भी होगा कि कंटिन्यू इस बात पे पिछला ही जो विधि आयोग था उसने कहा था कि लड़का और लड़की दोनों के विवाह की आयु को बराबर कर दिया जाए, समानता का अधिकार अगर है तो दोनों में समानता रखा जाए ना, लड़का और लड़की दोनों की आयु को, विवाह की आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष रखा जाए। हालांकि लोग अब बहुत हद तक सिंसियर हो गए हैं, वह अब जल्दी शादी नहीं करते हैं। हालांकि थोड़े बहुत जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग शादी करते हैं, जैसे हम ही को देखिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अब जो है लोग चाहते हैं कि नहीं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं फिर शादी करेंगे, तो ऐसा ही लोगों की उम्र जो है 28-30 हो ही जाती है, उसमें उससे पहले कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आपको कि क्या वह कौन सा राज्य है, ये आपका करंट न्यूज है, वह कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में लड़का और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु दोनों को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है। आपसे सवाल है क्या कि किस राज्य ने लड़का और लड़की के विवाह की आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है, यह कमेंट करके आप हमको बताइए। करंट का सवाल है ये, अभी 2-3 दिन पहले लागू हुआ है। तो 61वां संशोधन आपने देखा कि हमारी जो मतदान की आयु है उसको घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कितना से घटा के, 21 वर्ष से। अगला है आपका 69वां संशोधन 1991। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, यानी दिल्ली जो है वह अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हो गई और इसके विधानसभा में 70 सदस्य और आपके 7 सदस्य मंत्रिपरिषद यानी कि लोकसभा में तय किए गए। ठीक है, क्लियर है? 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने कई एक बार देखा है, किसी एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का मैं देखता हूं उसमें सवाल है कि 69वें संशोधन द्वारा 1991 में यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया, तो 69वां संशोधन। हालांकि यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, फालतू मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। अगला है 71वां संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत अब देखिए, अभी तक आपने क्या देखा था, 14, 1, 15 ना, यानी सिंधी को जोड़ा गया, 15 भाषा हो गया। इसके तहत 3 और भाषा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन तीनों भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी 3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब 18 भाषाएं हो गई मान्यता प्राप्त। कब? 1992 में। कौन से संशोधन? 71वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि 73वां संशोधन 1992, ये 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 73वें संशोधन 1992 में हुआ था और इसके तहत क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची 10 वो था, अब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, अभी मैं संविधान पढ़ा रहा हूं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसका जो अंतिम टॉपिक होगा वह स्थानीय स्वशासन है, वहां पर हम लोग ग्राम पंचायत और नगर पालिका को देखेंगे। उसके बाद 74वां संशोधन हुआ 1992 में और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, इसको लागू किया गया 92 में, ये 92 कर लीजिएगा, 92 दोनों 92 में, 92 में ही हुआ था। ये आपको कब हुआ था, ये लागू कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और यह हुआ था आपको जो है सो जून 1993 में।
ठीक है, दोनों 93 में लागू होते हैं, संशोधन दोनों का 92 में होता है। इसीलिए 24 अप्रैल जो है यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे सवाल कभी हो सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था जो है वह लागू की गई थी संपूर्ण भारत में। अगला है 86वां संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। यह 2002 में हुआ था, लेकिन लागू यह 2010 में होता है। ठीक है, इसके तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी प्राथमिक शिक्षा जो था वह पहले नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको हटाया गया और उसको डाल दिया गया 21 के ए में, जिसके तहत आपको जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार यानी राज्यों को कहा गया। राज्य यानी देश भी शामिल इसमें कर लीजिएगा। 45 में था पहले, यही बात 45 में था। अब ये जगह खाली हो गया तो यहाँ पे क्या डाल दिया गया? यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण मुहैया करने की बात जो है कही गई। आज देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराया जाता है। कैसा शिक्षा? तो क ख देखना पढ़ना। इसके अलावा वहां पे हमेशा हर महीने चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है। आशा वगैरह लोग आती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं, सुई वगैरह देती हैं, मंथली जो सुई दिया जाता है। इसके अलावा वहां पे खाने के लिए भी सामान मिलता है, यानी कि आपका जो है इन तीनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण मुहैया जो है कराया जाता है। और 51 का ए का के ध्यान रखिएगा, हमारे पास मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे, पीछे आपने देखा था जोड़ा गया था, लेकिन यहां पर क्या किया गया, एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अभी हमारे पास मौलिक कर्तव्य 11 है। और ये क्या था? तो माता पिता अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा मुहैया कराएंगे। माता पिता अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा मुहैया कराएंगे। यानी ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है वह शिक्षा से संबंधित है। और इसको कब? तो 86वें संशोधन द्वारा 2002 में सब भारतीय संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। क्लियर है? अगला है 92वां संवैधानिक संशोधन। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके तहत आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, अभी तक आपने 18 देखा था, यहां पर हो गया 4, यानी हो गया 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है हो गई। कौन कौन जोड़ा गया तीसरी बार संशोधन में? तो जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली, जिसको भारतीय संविधान में मान्यता दिया गया 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही। क्लियर है? 100वां संशोधन जो है यह 2015 में हुआ था। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद था उसको खत्म करने की कोशिश की गई, और जो हमारे टेढ़े मेढ़े सीमा थे उसको सीधा करने का कोशिश किया गया, जिसके तहत आपको जो है भारत के 101 गांव बांग्लादेश को और बांग्लादेश का 51 गांव जो है वह किसको प्राप्त हुआ? वह भारत को प्राप्त हुआ। ठीक है, किस संशोधन द्वारा? तो 100वें संशोधन द्वारा। कब? तो 2015 में। अगला प्रश्न है आपका 101वां संशोधन 2017। वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी सीधी सीधी बात हो रही है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा कि 101वां संशोधन जो है यह लागू होने की बात कहा जा रहा है। यह संशोधन नंबर अगर देखा जाएगा तो 122वां संशोधन है, जो आपको कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि संशोधन तभी माना जाएगा जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए, और सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दे दी थी। नतीजा यह हुआ कि यह जो है आपको कानून तो बन गया, संशोधन हो गया, लेकिन लागू किया गया इसको कब? 1 जुलाई 2017 को। क्लियर है? क्या था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात इसमें कही गई है। 102वां संशोधन जो है ये 2008 में हुआ था, और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम लोग एनसीबीसी कहते हैं, को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है और राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करती है, और उसके उत्थान के लिए जो ये काम करती है, तो उस स्थिति में क्या किया गया? इसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला हुआ था, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। यानी कि यह अब संवैधानिक हो गया, जो कि पहले असंवैधानिक था। ठीक है, कार्य तो करता था, लेकिन अब संवैधानिक रूप से यह कार्य करेगा। यह प्रावधान आपको किया गया 102वें संशोधन द्वारा। कब? 2018 में। अगला है 103वां संशोधन, और यह हुआ था 2019 में। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? तो आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस ना, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं सामान्य वर्गों में, उनको जो है 10% आरक्षण देने की बात कही गई। सीधा समझिए, 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस के बारे में बताता है।
104वां संशोधन जो है ये 2020 में हुआ था और इसके तहत क्या किया गया, तो हमारा जो संविधान है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 10 वर्षों के लिए, जब लागू हुआ था उस समय 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन सरकारें अपने जो काम करती हैं उसके हिसाब से उनको यह रियलाइज होता है कि शायद उन्हें जितना काम करना चाहिए था उनके लिए उतना नहीं कर पाए हैं। नतीजा ये होता है कि वो 10 साल के लिए बढ़ाती हैं और इस बार इनका जो अधिकार है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का पिछले 70 साल में 70 वर्षों के लिए बढ़ा था और इस बार इसको बढ़ा करके 80 वर्ष यानी 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया और अगले 80 वर्ष के लिए यानी देश की आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद अगले 80 वर्ष तक के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया। साथ ही आप सुनते होंगे कि लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में 1 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति की जाती है। इस आंग्ल इंडियन का जो पद है इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि 104वें संशोधन के द्वारा 2 बातें हुई। पहला, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो आरक्षण था वह 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और आंग्ल इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। अगला है 105वां संशोधन और ये हुआ था आपको 2021 में। इसके तहत क्या किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों को शक्ति बहाल कर दी गई। आप देखे होंगे बिहार में आपको जातिगत जनगणना हुआ है। किस लिए हुआ है, क्यों किया गया है जातिगत जनगणना? यह इसीलिए किया गया है ताकि बिहार के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो काफी पिछड़े वर्ग हैं उन पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके और उनके विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो ये जो है अधिकार आपको, जब आप सुने होंगे कि बिहार सरकार ये काम कर रही है तो बहुत सारे जो है हंगामे भी हुए थे, न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया था कि नहीं कर सकते हैं। फिर संविधान में संशोधन किया गया और अधिकार दिया गया कि राज्य सरकारें जो है संशोधन कर सकती हैं, इसकी जांच पड़ताल कर सकती हैं। नतीजा ये हुआ कि बिहार के बाद आपको जो है उड़ीसा दूसरा राज्य हो गया जिसने अपने संविधान में क्या किया है, जिसने अपने यहां जो है जातिगत जनगणना बहाल की है, जातिगत जनगणना शुरू की है। क्लियर है, तो ये 105वां संशोधन 2001 में हुआ था। याद बस इतना रखिएगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया। और 106वां संशोधन जो है यह 2003 में होता है जिसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पास किया गया। यानी लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान जो है, ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है अभी तक। आपको इलेक्शन से पहले किया गया था, हो सकता है कि एक जो है सो इलेक्शन स्टंट भी रहा हो, लेकिन कहा गया कि जब इलेक्शन खत्म होगा नई सरकार आएगी इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। बस याद आपको इतना रखना है कि 106वां संशोधन जो है 2023 में हुआ था और इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई। क्लियर है, यानी अब तक जो है इतने संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप जो है सो बने रहिए हमारे साथ। आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पूरा 18 लेक्चर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजनीति को शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।